नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर, जैसा कि आप सब जानते हैं। और आज हम जो योग कारकों की पहेलियां इस विषय पे जो एक छोटी हमने संभाषण माला चालू की है, उसमें जो पंचम पुष्प है या पंचम श्रृंखला है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हम देख रहे हैं योग कारकों की पहेलियां। हमने यहाँ सब पहेलियों की बात की है पहले से, चारों भी कारकों में पहले 4 जो भाषण हुए, और आज हम योग कारकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कम से कम मैं मुझे जो समझता है वो बताने का प्रयास करूंगा। ये योग कारक क्या है? तो देखिए, योग का मतलब 2 अलग अलग वस्तुओं का एकत्र आना, ये तो हमें मालूम है। इसके वजह से, इसके कारण से कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं। 2 ग्रह, मेरे हिसाब से 3 चीज़ें होना कि वो 2 ग्रह किस भाव में बैठे हैं आदि, परंतु या किस राशि में विवेक्षित बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, ये सब होने के बाद योग ज़्यादा प्रबल होता है। परंतु ये जो 2 चीज़ों का इकट्ठा आना है, इसे योग कहते हैं। इस योग के कुछ फल होते हैं। अब ये योग कारक जो है ये कुछ हर लग्न को अलग होते हैं। पहले तो हर, जो हम अंग्रेजी में जिसे असेंडेंट कहते हैं, उसके लिए योग कारक ग्रह ही अलग होता है। तो इसके बारे में पराशर जी ने बहुत कहा है, अन्य विद्वानों ने भी कहा है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा ही बोलूँगा। परंतु जहाँ हमें कुछ संभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, या मैं जैसा देखता हूँ कि कई बार खासकर तरुण ज्योतिषों में इसके बारे में संभ्रम होता है और सुनने वाले को भी संभ्रम होता है। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए, सहसा योग कारक किसको कहते हैं? एक ही ग्रह यदि केंद्र और त्रिकोण दोनों का भी मालिक हो तो उसे योग कारक कहा जाता है। 2 ग्रह ऐसे हैं जिनमें इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि वो दूसरे किसी घर के मालिक ही नहीं होते। वो है रवि और चंद्र। ये त्रिकोणाधिपति होने से अपने बल पे खुद ही योग कारक हो जाते हैं। आपको मालूम है राजयोग में केंद्र और कोणों का क्या महत्व है? केंद्र और कोण यदि इकट्ठा आ गए, उनको विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान ऐसा कहा गया है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और विष्णु के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ये उसके पीछे की संकल्पना योग के बारे। योग कारक क्या है? करो तिथि कारक। कुछ चीज होने के लिए जो बाध्य करते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। अब प्रश्न ये है कि जैसा हम ऐसा पकड़ते हैं कि वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न में नवमाधिपति और दशमाधिपति दोनों भी शनि होने से शनि को योग कारक कहा जाता है, प्रबल योग कारक कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या? बुध जो पंचमेश है वो योग कारक नहीं होगा, वो कुछ परिस्थितियों में होगा। उसके बारे में हम बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग दृष्टि से इसे देखा गया है। तो ऐसे वक्त क्या करते हैं कि यदि एक ग्रह एक त्रिकोण का अधिपति है और साथ ही वो यदि द्वितीय या द्वादश भाव का अधिपति है, तो उसे भी योग कारक के श्रेणी में ले जाते हैं। इसका कारण यह है कि जो द्वादश भाव है और जो द्वितीय भाव है, इनके बारे में ऐसा कहा गया है कि इनके मालिकों का जो दूसरा भाव है उसके अनुरूप वो अपने फल देते हैं, है ना? तो इसका अर्थ ऐसा, क्योंकि ऐसा तो देखा जाए तो द्वादश ये त्रिका स्थानों में एक माना जाता है, अशुभ माना जाता है। द्वितीय स्थान इसको तो मारक कहा जाता है, प्रसिद्ध मारक स्थान है। परंतु उनमें कुछ खासियतें हैं, कुछ खूबियां हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना, उनमें स्थित जो ग्रह है उनके स्वामित्व के शुभ या अशुभ होने के भी योग वो भाव देते हैं। तो इसलिए, परंतु इसे हम द्वियम प्रतीका योग कारक हम समझ सकते हैं। हालांकि इनको ऐसा तो अच्छा नहीं माना जाता है द्वितीय भाव के स्वामी को या द्वादश के, परंतु इसे समझने की कोशिश कीजिए। सूर्य और चंद्र को एक ही घर के मालिक हैं, तो वो पंचम या नवम के अधिपति होंगे, तो वो नैसर्गिक योग कारक पूर्णतया योग देने की क्षमता उनमें आ जाएगी। इसे न भूलिए।
अब आप कहेंगे ये तो सब आसान है, तो इसमें तकलीफ क्या है? अब यहाँ क्या होता है कि मैंने शनि का इसलिए उदाहरण लिया, मैं मंगल का भी ले सकता हूँ कर्क लग्न के लिए, है ना, कि क्योंकि वो दशम भाव का और पंचम का स्वामी होता है तो वो योग कारक होता है। अब ये पहली इस वजह से शुरू होती है कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि चूंकि ये ग्रह योग कारक है, ये बुरे फल कभी नहीं देंगे, ये गलती न करें। और ये इसी कारण ये जो आखिरी का मेरे ख्याल से पुष्प होगा, और तो कोई कारक अब ज़्यादा बचे नहीं है। ऐसे तो हजारों से कारक है, परंतु इनमें जरा संभ्रम की स्थिति होती है, जैसे चर कारक है, स्थिर कारक है, इसीलिए हमने उसमें भाषणमाला, ये एक लघु भाषणमाला आप बोल सकते हैं, इसकी शुरुआत की है, श्रृंखला की शुरुआत की। तो अब होता क्या है कि लोग ये समझते हैं कि चूंकि शनि योग कारक है, ये वृषभ लग्न वाले को कभी तकलीफ नहीं देगा, है ना। जो जातक का जन्म वृषभ लग्न में हुआ है या तुला लग्न में हुआ है, तुला क्यों, हम किसी भी लग्न में हम देखें, जैसा कर्क लग्न में मंगल योग कारक हो जाता है, तो इसका मतलब हम ये समझने लगते हैं कि ये कभी बुरे फल नहीं देंगे। तो इस श्रृंखला का या इस पुष्प का खास मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि देखिए, तीन चीज़ों को अलग अलग देखिए। ये जो ग्रहों का स्वभाव है, इसे तात्कालिक शुभत्व कहते हैं। नैसर्गिक शुभ अशुभ ग्रह रहते हैं, आपको पता है ना। सहसा गुरु मंगल चंद्र रवि को शुभ माना जाता है, ऐसा तो उसमें बहुत फर्क है। पंचधाम मैत्री में आपको मालूम है कि ये अलग अलग ढंग से आते हैं, परंतु एक सहसा यदि हम देखें, जिसे क्या मोटे तौर पे देखें, तो ये चार एक बाजू में है, बाकी तीन एक बाजू में है ना। बुध शुक्र शनि, इनको हम कहे पापग्रह मानते हैं। ऐसा तो मंगल को भी माना जाता है, परंतु ऐसा मानते हैं। शुक्र को शुभ ग्रह माना जाता है, परंतु ये दो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, शुक्र बुध शनि, और इनके आपस में पटती नहीं है। हालांकि शुक्र और गुरु दोनों भी शुभ है, फिर भी वो है। तो ये उनके मेरा जो समझ है, उनका जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बोला गया है। तो ये नैसर्गिक शुभत्व जो है वो तो हमें मालूम है कि नैसर्गिक शुभ ग्रह ऐसे तो पूरे प्रकार से पूर्णतया जो शुभ है वो तो गुरु और शुक्र ही। उससे थोड़े कम पैमाने में बुध आते हैं और फिर चंद्र आते हैं। इनकी श्रेणी घटती जाती है, क्योंकि बुध शुभ ग्रह के साथ शुभ हो जाते हैं, अशुभ के साथ अशुभ हो जाते हैं। फिर चंद्र जो है ये पक्ष बल के हिसाब से वो क्षीण हो गए तो अशुभ हो जाते हैं, शक्तिमान हो गए तो वो शुभ हो जाते हैं। बाकी सबको अशुभ ग्रह ही माना गया है। राहु केतु शनि मंगल सूर्य को भी क्रूर माना गया है। उसे अशुभ तो नहीं माना गया, परंतु क्रूर माना गया। उसका अर्थ उसको पापग्रहों में ले सकते हैं। उसके परिणामों की हम बात कर रहे हैं। ग्रहों को कोई पापत्व या शुभत्व नहीं है, वरना हम नवग्रहों की पूजा ही न करें। तो इसीलिए ये हम चीज़ें इनको अलग अलग पैमाने पे देखेंगे। तो नैसर्गिक आपकी जो जन्म कुंडली है, इसमें पापग्रह के ही फल देंगे। वो भले ही तात्कालिक वो शुभ ग्रह हो गए हों। ये तात्कालिक शुभत्व अशुभत्व को समझ लीजिएगा। यदि हमने आगे आप लोगों की इच्छा होगी तो विश्वोत्तरी दशाओं पे मैं एक छोटी संभाषण माला करने का प्रयास करूंगा। उसमें कुछ इस पे प्रकाश डालने का भी मैं प्रयास करूंगा, परंतु समझने में लिए इसलिए आसान है, इसमें उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या गोचरी में कोई फर्क नहीं पड़ता। गोचरी में वो अपने प्रभाव डालेंगे। अच्छा, फिर ग्रहों के पास और एक चीज़ है, वो किसी भाव के भी मालक रहते हैं। इसका भी वो प्रभाव अलग ढंग से डालते हैं। वो गोचर में भी डालते हैं और हमारे जो जन्म राशि चक्र है उसमें भी डालते हैं। वो अपने अपने निहित स्वभाव के हिसाब से चलेंगे, और जब वो भाव के रूप में कार्य करेंगे तो वो भावाधिपत्य के हिसाब से काम करेंगे। तो फिर ये योग कारक क्या है? ये है इन दशाओं में शुभ फल प्राप्त होंगे। ये दशाओं से ज़्यादा संबंधित है। इसे ऐसा मत लीजिए कि गुरु यदि अशुभ है तो गुरु की दृष्टि अशुभ हो जाएगी उस जातक के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गुरु आएंगे, है ना। तो गुरु कभी कभी सप्तमेश भी हो जाता है, तो मारक स्थान का भी स्वामी हो जाता है। खासकर बुध और
बुध के जब भी लग्न होंगे तब मारक का स्वामी हो सकता है, मारक भाव का। तो इनको अलग अलग पकड़िए। इसका मतलब नैसर्गिक कुंडली में जो गुरु बैठा है वो अशुभ नहीं होगा, वो तो सप्तमेश है, तो वो अशुभ फल अपने महादशा में देगा, अपने अंतरदशा में देगा। जब हम दशा बोलते हैं उसको भी केवल महादशा अंतरदशा के सीमित दायरे में आप मत बंद कीजिए, क्योंकि इसी वजह से महादशा से देह दशा तक का अलग अलग स्तर की दशाएं महर्षियों ने दी है। उसका कारण ही है कि क्या दशा के फल हर वक्त शुभ मिलेंगे, ये भी एक प्रश्न आता है, क्योंकि योग कारक आने के बाद ये सब आ जाता है। ये शनि की दशा मुझे अच्छी नहीं गई, हालांकि शनि मेरे को योग कारक है, ऐसा आपको कई बार सुनने को आएगा। या अंतरदशा अच्छी नहीं गई, ये तो विंशोत्तर दशा का विषय है, परंतु फिर भी आप विद्वानों के विनोद के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इनको अलग अलग आप पकड़िए। दूसरा, ऐसा समझिए कि दशा में सब शुभ फल देंगे, तो शुक्र की दशा 20 साल की रहती, क्या 20 साल शुभ फल या 20 साल अशुभ फल प्राप्त होते हैं हमें हमारी जिंदगी में? कभी नहीं होते। इसे भी हमें ध्यान रखना है। इसीलिए पहले तो हमको इनको अलग अलग करना है कि ये शुभ अशुभ कब होंगे, तात्कालिक शुभ अशुभ ग्रह ये किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपने दशाओं में अपने शुभ या अशुभ फल देने की क्षमता रखते हैं। ये बिल्कुल साफ हो गया। हाँ, ये भावाधिपत्य के कारण किसी जगह जाके अपना योग कर सकते हैं, वो पूरा अलग विषय है। जैसा समझिए कि तुला लग्न में शनि जो है ये केंद्र कोणाधिपति है ना, चतुर्थ और पंचम का मालक है, और ये दशम में बैठ गया, तो शुभ दशा तो होगी उसकी, क्योंकि वो योग कारक है तुला लग्न के लिए। ऐसा वृषभ के लिए भी है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। और वो दशम भाव में बैठ गया। अब दशम भाव में बैठने के बाद में केंद्र कोणाधिपति यदि दूसरे केंद्र में बैठे तो ये बहुत बड़ा योग होता है, बहुत शक्तिशाली राजयोग होता है, ये भी सही है। फिर हमको कई बार वो नहीं दिखाई देता, तो क्यों? क्योंकि ये शनि अपना स्वभाव नहीं भूलता वहाँ बैठ के। यहाँ से वो अपनी शक्ति तो बढ़ाता है कि उसने लिया हुआ उसकी जो शिक्षा है कम से कम स्तर की, जहाँ कुछ आपको काम मिले, और उसने जो अनुभव लिया है इसके बलबूते पे कर्मभूमि से वो राजयोग के फल दे सकता है, अपने दशा में भी दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु यही शनि शक्तिशाली हो गए, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली में उसी की राशि आती है 10वीं। यहाँ पर तो कुछ भी राशि रहे कोई तकलीफ नहीं है उसमें। यहाँ तो वो चंद्र के राशि में, अपने शत्रु की राशि में, फिर वो दिग्बल से भी उसको 50% दिग्बल है, क्योंकि सप्तम में वो पूर्ण दिग्बल ही रहता है। तो बाकी तो उसमें है, क्षमता तो है, परंतु वो शनि है, उसकी दृष्टि आहत करती है, ये पक्का है। किसे आहत करेगी? चतुर्थ भाव माता का है, उसको आहत कर सकती है। चतुर्थ भाव से जो दिखाया है उसको आहत कर सकती है। सप्तम भाव ये पत्नी का है, इसको आहत कर सकती है। ये अपने साझेदार का है, इसे आहत कर सकती है। बहुत घूमने का शौक रह सकता है, 12वें पे देख रहा है, बिना कारण खर्चा भी कर सकता है शेयर मार्केट में, या शनि के जो चीज़ें हैं जिनमें से हम बुरी चीज़ों को पकड़े, जैसा शराब है, जुआ है, फलाना, इसमें वो खर्चा कर सकता है। क्योंकि ये योग कारक होने के बाद में भी इसकी एक अपनी एक शक्ति है जिससे इसका मस्तिष्क काम कर रहा है। फिर ऐसे स्थिति में क्या किया जाए? तो ये दशम भाव में बैठ के वो दिखा रहा है कि मैं 12वें भाव में मेरी प्रभाव ज़्यादा रहेगा, ये जो मैं योग दूंगा वहाँ दूंगा। कब दूंगा? हाँ, मेरे दशा में दूंगा। दशा में यानी पूरे दशा में क्या? नहीं। फिर वहाँ पे भी समझ लेना चाहिए कि जब योग कारक के साथ कोई भी ग्रह का संबंध आ जाए, खासकर पाप ग्रहों का, तो वो भी उसके फल देने के लिए समर्थ हो जाते हैं। और ये जो हम फल देखते हैं, ये जिस समय की बात कर रहे हैं उसके स्तर पे जो भी छोटी दशा हो, वो भले प्रत्यंतर दशा हो, अंतरदशा हो, सूक्ष्म दशा हो, देह दशा हो, प्राण दशा हो, उसे भी देखना चाहिए। वहाँ पर ये योग कारकों की या शुभ ग्रहों की, वो योग कारक के साथ रहे या न रहे, फिर भी शुभ ग्रह कुछ न कुछ शुभ दे सकते हैं, इसे भी न भूलिए।
और इसलिए योग कारक को देने के लिए भी, और इस वक्त उसके दशम स्थान पे, क्योंकि ये दशम स्थान जो है ये जैसा कर्म का स्थान है, ये आपको कुछ सम्मान मिलने का भी स्थान है। यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि होना चाहिए, और 12वें पे पाप ग्रह की, 12वां दूर देश है, 12वां हमारा कैद खाना है, 12वां अस्पताल है। हाँ, ये हो सकता है अस्पताल में या कैद खाने के कोई बड़े अफसर होके अपने हम क्या बोलते हैं संस्कृति से दूर, क्योंकि चतुर्थ हमारी संस्कृति भी बताता है, हमारी माता बताता है, हमारा देश बताता है, इससे दूर जाके वहाँ पर इनका बड़ा नाम लौकिक होगा। और ये जो योग है जो दिया हुआ है वो शनि के ही अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, देह दशा, कहीं ना कहीं उसका उनको लाभ मिलेगा जब शुभ ग्रह भी दशम पे दिखता, तब इनका नाम होगा। इसे हम कभी नहीं भूलें, क्योंकि ये हो जाता है। मैं भी जब तरुण था, उसको तो अरसा हो गया, तो मैं भी ऐसी गलती गड़बड़ कर देता था। फिर जैसा सोचने लगा, आप भी सोचते, मैं कहता हूँ केवल इसलिए ना मानिए, प्रत्यक्ष जो आपके पास राशि चक्र आते हैं उस पर उसका प्रयोग करके देखिए। ऐसा नहीं होगा कि फिर शनि का एक स्वभाव है कि जहाँ बैठता है उसको खराब तो नहीं करता, तो कुछ तो काम करेगा आदमी, है ना। ये नैसर्गिक स्वभाव है। तो इसलिए हम जब योग कारक की बात करते हैं, ये योग कारकों की बात ग्रहों को जब हम करते हैं, तो उसका संबंध दशाओं में उनकी क्षमता अच्छे परिणाम देने तक ही सीमित है। इसे समझ लीजिए। इसका मतलब वो सब जगह सरीखे काम करेंगे ऐसा नहीं है, या वो हर वक्त अच्छा ही काम करेंगे ऐसा भी नहीं है। लग्नाधिपति की दशा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि लग्न के जो भाव है वो केंद्र और कोण दोनों का भाव है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु उसमें भी ये शुभ ग्रह होगा, अपने राशि में होगा तो ही देगा, वरना नहीं देगा आदि। वो तो हम कभी आप लोगों का इच्छा होगी और विशोत्तरी पे हमने यदि बोला तो उसमें हम देखेंगे। परंतु लोगों का ऐसा मानना है कि गुरु यदि है तो गुरु की दशा में कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो शुभ ग्रह है। और लग्नेश यदि है तो लग्नेश के ग्रह वक्त भी कोई मृत्यु नहीं पड़ सकता। आपको कई बार दिखेगा कि लग्नेश के ही दशा अंतरदशा कहीं ना कहीं आएगी मृत्यु के समय। इसका कारण किसका देहांत होने वाला है? देह का अंत होने वाला है। देह का भाव कौन सा है? लग्न भाव है। उसका स्वामी वो भले ही समर्थ हो कुछ अच्छे परिणाम देने में, देह के बारे में जो कुछ भी होगा उसका वहाँ पर कुछ न कुछ काम रहेगा। हाँ, उस वक्त अष्टम पे, दशम पे या लग्न पे कुछ पाप ग्रह की दृष्टि भी रहेगी। इसीलिए केवल अच्छी दशा है इसका मतलब परिणाम पूरे दशा भर अच्छा रहेगा, ये समझने की गलती न कीजिए। तो ये मैं आपको संक्षिप्त में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी 20 मिनट का समय से ज़्यादा तो मैं बोलना भी नहीं चाहता। और हम योग कारकों के पहलियों के बारे में, फिर ये होता है कि केंद्राधिपति क्या करेगा, कोणाधिपति क्या करेगा अकेला। तो इसके बारे में अच्छे ढंग से पराशर जी ने बोला है कि देखो, कर्क लग्न में मंगल योग कारक केवल इसलिए नहीं होता कि वो दशमाधिपति है, क्योंकि क्रूर ग्रह दशम भाव के अधिपति, कोई भी केंद्र के अधिपति होने पे अपने अच्छे फल देते हैं, योग करते हैं, ऐसा कहा गया है। परंतु वो कहते हैं वो केवल उस कारण से योग कारक नहीं होता, वो इस कारण होता है कि उसी वक्त उसी समय वो पंचम का भी अधिपति होता है। तो ये केंद्र कोणाधिपति का होना योग कारक होने के लिए अनिवार्य है। और योग कारक का जो भी भूमिका है वो उनके दशा, प्रत्यंत दशा, अंतर्दशा, देह दशा, सूक्ष्म दशा आदि में आता है। इसे कभी ना भूलिए। केवल पूरी दशा एक जाएगी ये मत समझिए, वरना आप वही पहेलियों में बूझे रहेंगे कि अच्छे ग्रह की दशा चालू है और इसको बुरे परिणाम क्यों है। गोचर का भी उस पर अधिकार है, गोचर भी अपना प्रभाव डालता है। ग्रह जैसा आपके राशि चक्र में आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका सोचने का विचार, आपके कर्म इस पर प्रभाव डालता है, तो गोचर के ग्रह भी तो कुछ करते। क्योंकि जन्म राशि चक्र क्या है? ये गोचर के समय का आपके घर जहाँ आप पैदा हुए जिस जगह पर, उस जगह उस समय का गोचर ही है।
इसे कभी न भूलिए। तो मुझे लगता है कि जैसा त्रिषणाधिपति बुरे माने जाते हैं, तो उनकी दशाएं अच्छी नहीं मानी जाती। वो भाव बुरे नहीं, उनको उपचय भाव बोलते हैं, वो बढ़ा कर के भाव है। तो ये भावों के बारे में जब हमने यदि बोला होगा तो उसमें मैंने कहा भी होगा, तो इसे ध्यान रखिए। इनके भी परिणाम अच्छे नहीं माने जाते, परंतु यदि उसी संबंध में कुछ हो रहा होगा तो उनकी दशा रहेगी। वो भले ही उनको योग करने के लिए काबिल नहीं माना जाता या उनके परिणाम दशाओं में अच्छे नहीं माने जाते, फिर भी उस संबंध में यदि कुछ होने वाला होगा तो उनकी दशा, ये जो महादशा से देह दशा तक के जो अलग अलग पहलू हैं, है ना, अलग अलग जो स्तर है, वहाँ कहीं ना कहीं रहेगी। उसके बगैर उस भाव के बारे में कुछ नहीं होगा। तो इसे समझ लीजिए। तो योगकारक अच्छे हैं दशा के संबंध में। कभी कभी योगकारक अष्टमेश भी होता है और पंचमेश भी होता है, तब क्या होता है? तो ये तो हालांकि विशोत्तरी का विषय है, पर फिर भी मैं बताता हूँ कि सहसा पहला जो हिस्सा रहता है उसका वो अच्छा फल देता है, दूसरा हिस्सा इतना अच्छा फल नहीं देता। ऐसा मेरा मानना है। विद्वानों का अलग अलग मत हो सकता है। तो उसके बारे में तो हम विशोत्तरी दशा पे आप यदि सज्जन चाहेंगे मैंने बोलना चाहिए, तब हम जब बोलेंगे दूसरे तब उससे देखेंगे। तो अब हम ये कारकों की पहली ये विषय को यहाँ विराम देते हैं। ये श्रृंखला यहाँ समाप्त करते हैं, या ये जो पुष्पमाला है ये पूरी हो गई ऐसा मानते हैं। और आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते, शुभ रजनी।